एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके टाइप्स। जो सबसे पहले हम बताते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी नेक्ड आइज से हम नहीं देख पाते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है टू क्लासेस में। फर्स्ट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्टली आज हम स्टडी करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली का मीन्स आप समझ ही रहे हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, यानी कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए? फर्स्टली इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक एट्सेट्रा, यानी कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो ये चीज़ें नहीं बन पाती हैं, तो इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल हुए। सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को बनाने में। Thirdly, in the cleansing of environment by breaking down the organic waste into harmless and usable substances, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। फोर्थ, इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स बनाने में भी हेल्पफुल हैं। एंड एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती में क्या हेल्प करते हैं ये? सॉइल की फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं, मिट्टी को सही करते हैं। अब बात करते हैं, हम एक एक प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सबसे पहले कर्ड, दही और ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है वो हम देखते हैं। जो बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलस, ये जो है मिल्क से दही बनाने में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, यानी कि ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दही में प्रेजेंट होता है। एंड द बैक्टीरियम रेनिन इज यूज्ड इन चीज़ प्रोडक्शन, यानी कि पनीर बनाने में हेल्प करता है। जो यीस्ट है वो यूज़ होते हैं बेकरी प्रोडक्ट में, यानी कि ब्रेड में, केक्स में। अगर ये ना हो तो ब्रेड और केक जो है वो बनाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं बन पाते हैं। स्पंजी बनाने के लिए ने यीस्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल है कुछ फूड आइटम्स के लिए भी, और भी बहुत टाइप से, जैसे इडली, डोसा, ढोकला, इन सब में भी यीस्ट का यूज़ किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यीस्ट इज़ अ बेनिफिशियल फंजाई। अब जो ये है कि यीस्ट से मैंने अभी कहा कि जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लफ़ी और स्पंजी बनते हैं। फ्लफ़ी और स्पंजी कैसे बनते हैं? ये जो यीस्ट है वो डफ का फर्मेंटेशन करती है, यानी कि कैसे हम कोई भी चीज़ जो है उसमें यीस्ट डालकर कुछ देर के लिए अगर छोड़ दें तो वो थोड़ा फूल जाती है, डफ हो जाती है। कैसे? उसमें ऐसा क्या होता है कि वो फूल जाती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करती है, क्योंकि जो यीस्ट होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जब वो मतलब अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है तो उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो डफ हो जाता है, फूल जाता है, और जिसकी वजह से वो स्पंजी और फ्लफ़ी बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस, अब हम बात करते हैं कि जो अल्कोहल है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। कमर्शियल यूज़ भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी कि अल्कोहल बनाने में। तो जो अल्कोहल है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है। जो एंजाइम लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ दे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें कैसे होता है देखिए, सबसे पहले हमने शुगर लिया और शुगर में हमने जाइमेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम है यीस्ट है। इसमें ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम है जो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट एंजाइम इज जाइमेज। जब हमने शुगर में ऐड किया तो ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज ये हमें मिला। अब इस ग्लूकोज को लेंगे और दूसरा एंजाइम ऐड करेंगे इन्वर्टेज, और इन्वर्टेज ऐड करने से हमें इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और ये इथाइल अल्कोहल को ही क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इस हम इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। फर्स्टली हमें लेना होगा शुगर, यानी कि चीनी, कॉनिकल फ्लास्क और यीस्ट, ठीक है।
इसमें हम 250 ml वाटर लेंगे, 250 ml, उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर मतलब 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, फिर हाफ स्पून मतलब आधा चम्मच ईस्ट पाउडर ऐड करेंगे और कई देर उस शुगर सॉल्यूशन को हिलाएंगे, स्टिर करते रहिएगा। तब पुट अ स्टॉपर ऑन द फ्लास्क एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 3-4 आवर्स इन वार्म प्लेस, और फिर कुछ देर के लिए उसे 3-4 घंटे के लिए गर्म जगह पे छोड़ दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसकी स्मेल को आप उसे स्मेल कीजिएगा तो आपको बिल्कुल उसकी स्मेल अल्कोहल जैसी नज़र आएगी, यानी कि अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है, अब हम बात करते हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी मेडिसिन बनाने में कैसे हेल्प करता है वो। सबसे पहला द एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स होता क्या है। एंटीबायोटिक्स यानी कि बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, ये जो हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड को एंटीबायोटिक कहा जाता है। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, और ये डिस्कवर्ड की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। ओके, अब जो एंटीबायोटिक्स है वो मैन्युफैक्चर की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा थोड़ी कुछ कंडीशंस के अंडर, उस तरह से जो है इसकी मेडिसिन तैयार की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो हम बिना डॉक्टर की परमिशन के, प्रिस्क्राइब के हम नहीं ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। उसके बाद बात आती है वैक्सीन। वैक्सीन किसे कहते हैं। सबसे पहले वैक्सीन होती क्या है। एक स्मॉल डोज, ऐसे स्मॉल डोज जो माइक्रोब्स जो होते हैं, जो मतलब हमें हार्मफुल हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन माइक्रोब्स को मारने के लिए, डिजीज़ेस को ख़त्म करने के लिए एक स्मॉल डोज दी जाती है ताकि हमारी बॉडी इम्यूनाइज हो जाए डिजीज़ से लड़ने के लिए। उसे वैक्सीन कहा जाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एक स्मॉल डोज जो हमारी बॉडी को दी जाती है ताकि जो हमें हार्मफुल माइक्रोब्स हार्म कर रहे हैं उन माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए, हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए डिजीज़ेस के अगेंस्ट, उस स्मॉल डोज को वैक्सीन कहा जाता है। और वैक्सीन्स जो हैं वो लो टेम्परेचर में स्टोर की जाती है। नेक्स्ट, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। अब बात करते हैं कि वैक्सीन जो है वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले, व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, जब हार्मफुल माइक्रोब्स जो हैं, जो हमें बीमारी करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है जो उन डिजीज़ के खिलाफ लड़ सके, हमें लड़ने में मदद कर सके। जो चिल्ड्रंस हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इन हार्मफुल माइक्रोब्स से बचाने के लिए वैक्सीन्स दी जाती हैं सूटेबल एज के अकॉर्डिंग। जैसे आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बर्थ के आफ्टर उसे स्मॉल पॉक्स और BCG के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसे वैक्सीन दी जाती है। फिर 4 to 9 मंथ्स, जब बच्चा 4 से 9 मंथ का होता है तो उसे DPT ट्रिपल वैक्सीन दिया जाता है। और पोलियो ओरल मीन्स पोलियो की बूंद वगैरह जो है वो भी पिलाई जाती है। 1 ईयर, जब बच्चा 1 साल का होता है तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का मीन्स है उसे दोबारा इस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है। फिर जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है तो DPT का दोबारा इंजेक्शन दिया जाता है, डोज दी जाती है, पोलियो की डोजेस दी जाती है। 3-4 ईयर्स, जब 3 से 4 साल का होता है तो उसे स्मॉल पॉक्स का फिर से इंजेक्शन दिया जाता है। 5 to 6 ईयर्स DPT की डोजेज, टाइफाइड वैक्सीन, ये सब जो हैं वो उसे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एल्गी होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है सॉइल में ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। उसके बाद जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो रूट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रूट में चले जाते हैं ताकि एब्जॉर्ब कर पाए नाइट्रोजन को और वो कन्वर्ट हो जाए नाइट्रोजनस कंपाउंड में ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।